किसान साथियों, इस साल कॉटन का कौन सा हाइब्रिड अपने खेत में लगाएं? ये एक बहुत सरल सवाल है, लेकिन इसका उत्तर देना उतना ही कठिन है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में खासकर उत्तर भारत, जिसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के 2 जिले आते हैं, उसमें कपास की फसल के बर्बाद होने के मुख्य 4 कारण हैं। परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है कि हमारे पास एक ऐसा हाइब्रिड हो जिसमें इन चारों ही बीमारियों के लिए रेजिस्टेंस हो और उसकी पैदावार भी अच्छी हो, तो हमारी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो सकती है। लेकिन किसान साथियों, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या मार्केट में ऐसा कोई हाइब्रिड है जिसमें इन चारों बीमारियों के लिए रेजिस्टेंस हो? नमस्कार किसान साथियों, मैं प्रदीप बेनीवाल, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्री रिसर्चर में स्वागत करता हूं। तो किसान साथियों, इस साल कॉटन का कौन सा हाइब्रिड अपने खेत में लगाएं? ये एक बहुत सरल सवाल है, लेकिन इसका उत्तर देना उतना ही कठिन है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में, खास करके 2010 से लेकर 2023 के बीच में कपास की पैदावार में भारी गिरावट आई है, और या फिर हम कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2011 में पूरे देश की एवरेज पैदावार 512 किलो प्रति हेक्टेयर थी, जो आज सिर्फ 447 किलो प्रति हेक्टेयर बची है। अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो उत्तर भारत में बहुत भारी नुकसान हुआ है। पंजाब में तो कॉटन की एवरेज पैदावार 2011 के मुकाबले आधी ही बची है। उत्तर भारत, जिसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के 2 जिले आते हैं, उसमें कपास की फसल के बर्बाद होने के मुख्य 4 कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण तो गुलाबी सुंडी बनी हुई है, दूसरा कारण हमारा उखेड़ा हम कह सकते हैं, तीसरा कारण सफ़ेद मच्छर को बता सकते हैं, और चौथा कारण हम लीफ कर्ल वायरस को भी बता सकते हैं, जिसको हम पत्ता मरोड़ रोग कहते हैं। इसके साथ साथ कई बार जेसिड का अटैक भी बढ़ जाता है, जिसको आम भाषा में महारा तेला कहते हैं। ये चारों ही समस्याएं अलग अलग समय पे आके या एक साथ आके कपास की खेती की बर्बादी का मुख्य कारण बनी हुई है। और अगर मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर के डाटा की बात करूं, तो पिछले साल गंगानगर जिले और सिरसा जिले में पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा गुलाबी सुंडी के कारण फसल बर्बाद हुई थी। और ये रिपोर्ट सीधा सीधा बता रही है कि पिछले कुछ सालों में व्हाइट फ्लाई और गुलाबी सुंडी के कारण कपास की फसल नॉर्थ इंडिया में बर्बाद हो रही है। हाँ, ये बात सही है कि नुकसान तो उखेड़े ने भी किया है, लेकिन उखेड़े का नुकसान इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम है। और इसी सीरीज में अगर अब मैं कॉटन लीफ कर्ल वायरस के बारे में बात करूं, तो पिछले साल इसका अटैक लगभग 10 से 22% तक ज़्यादा था, और इसका अटैक समय से 2-3 सप्ताह पहले भी आ गया था। और पूरे नॉर्थ जोन के ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन कॉटन के किसी भी हाइब्रिड या वैरायटी के अंदर लीफ कर्ल वायरस के लिए रेजिस्टेंट नहीं था। हाँ, कुछ प्राइवेट कंपनी के हाइब्रिड जरूर है जिनके अंदर कॉटन लीफ कर्ल वायरस के लिए सहनशीलता पाई जाती है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। और किसान साथियों, अगर मैं बिना किसी लाग लपेट के बात करूं, तो पिछली साल मैंने बड़े बड़े हाइब्रिड्स को घुटने टेकते हुए देखा था, जिसके कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या है। तो ऐसी स्थिति में किसान साथियों, फिर हमें क्या करना चाहिए? तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है कि हमारे पास एक ऐसा हाइब्रिड हो जिसमें इन चारों ही बीमारियों के लिए रेजिस्टेंस हो और उसकी पैदावार भी अच्छी हो, तो हमारी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो सकती है। लेकिन किसान साथियों, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या मार्केट में ऐसा कोई हाइब्रिड है जिसमें इन चारों बीमारियों के लिए रेजिस्टेंस हो? तो किसान साथियों, सच्चाई तो यही है कि हाल फिलहाल मार्केट में ऐसा कोई हाइब्रिड है ही नहीं जिसके अंदर गुलाबी सुंडी के लिए, लीफ कर्ल वायरस के लिए, उखेड़े के लिए या फिर सफ़ेद मच्छर के लिए रेजिस्टेंस हो। देखिए, सारे हाइब्रिड एक ही बीटी प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं, और हर हाइब्रिड के अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक आ रहा है। किसी में ज़्यादा आ रहा है तो किसी में कम आ रहा है, लेकिन अटैक आ जरूर रहा है। और अगर मैं डॉक्टर केशव क्रांति की 2015 के एक लेटर की बात करूं, तो उन्होंने बताया था कि 90% से ज़्यादा जो कॉटन हाइब्रिड लगाए जाते हैं वह हाईली ससेप्टेबल है लीफ कर्ल वायरस के लिए और वाइट फ्लाई के लिए, यानी उनमें ये बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही। हालांकि मार्केट में अब बहुत सारे हाइब्रिड अवेलेबल है जो ये बताते हैं कि वो सहनशील है लीफ कर्ल वायरस के लिए भी, वाइट फ्लाई और सकिंग पेस्ट के लिए भी, और दूसरी बीमारियों के लिए भी। तो किसान साथियों, अब हम मार्केट में कॉटन हाइब्रिड बीज बेचने वाले बड़े प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो किसान साथियों, अगर हम बड़े प्लेयर्स की बात करें तो हमारी मार्केट कॉटन हाइब्रिड सीड बेचने वाली कंपनियों से भरी पड़ी है। चाहे वो राशि सीड हो, चाहे वो नुजीवीडो सीड हो, चाहे वो अजीत सीड हो, चाहे वो महीको हो, चाहे वो यूएस एग्रो सीड्स हो, चाहे टाटा, बहुत सारी कंपनियां इस टाइम मार्केट के अंदर है। और ऐसी कंडीशन के अंदर एक सही हाइब्रिड का चुनाव करना बहुत मुश्किल और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर तरह की ज़मीन के साथ में हाइब्रिड की परफॉर्मेंस है वो बदलती रहती है। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राशि सीड्स की। राशि की मार्केट में लगभग 5 पॉपुलर हाइब्रिड हैं, जिसमें सबसे पहले तो राशि का 926 है, उसके बाद में 846 है, फिर 951 है, फिर 776 है,
और फिर 773 भी है। तो चलिए किसान साथियों, सबसे पहले हम राशि 926 के बारे में बात कर लेते हैं। ये वैरायटी मीडियम से हैवी मिट्टी के लिए बनाई गई है, यानी आपके खेत की मिट्टी भारी हो या फिर मीडियम हो तो आपके खेत के लिए वैरायटी सूटेबल है। इसकी रिकमेंडेशन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों स्टेट के लिए की गई है। और कंपनी क्लेम करती है कि किसान साथी इसमें बोल रिटेंशन बहुत अच्छा है, यानी ज़्यादा टिंडे लगते हैं। और कॉटन लीफ करल वायरस के लिए सहनशील है। इसके साथ साथ सकिंग पेस्ट जितने भी होते हैं, जिस तरह से व्हाइट फ्लाई हो गया, हरा तेला हो गया, उसके लिए भी ये सहनशील है, रेजिस्टेंट तो नहीं है। अगर मैं टिंडों की बात करूं तो इसमें टिंडों का साइज मीडियम से बड़े साइज के टिंडे होते हैं। और प्लांट की ग्रोथ है वो इरेक्ट टाइप की है, ओपन एंड इरेक्ट टाइप है, सेपरेटिंग टाइप नहीं है, यानी हाइट खूब अच्छी उठाता है। चलो किसान साथियों, ये तो होगी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात। अब हम फार्मर रिस्पांस के बारे में बात करते हैं। तो पिछले 2 सालों में इस वैरायटी से फार्मर्स अच्छा पैदावार ले रहे हैं। हालांकि कई जगह ये वैरायटी खराब भी हुई है, लेकिन जहां पे ये वैरायटी खराब हुई है वहां पे फिर हर तरह की वैरायटियां भी खराब हुई है। अगर मैं सिरसा क्षेत्र की बात करूं तो किसान साथी, पिछली बार इसमें गुलाबी सुंडी का अटैक सामान्य हाइब्रिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा आया था, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी वैरायटी है जिसके अंदर हाई यील्ड पोटेंशियल है। अब हम अगली वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि राशि 951। इसकी सिफारिश राजस्थान के लिए की गई है। ये हल्की मिट्टी की वैरायटी है और इसकी खास बात ये है किसान साथियों कि ये हरे तेले के लिए सहनशील है। इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि जेसीड के लिए मेंशन है। तो जिन क्षेत्रों में हरे तेली की समस्या राजस्थान के अंदर कई जगह है, वहाँ पे ये वैरायटी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसके अलावा इसके अंदर लीफ करल वायरस, पत्ता मरोड़ रोग जो होता है, उसके लिए भी सहनशीलता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये हाइब्रिड उन जगह के लिए बहुत ही अच्छा है जहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी है और मिट्टी थोड़ी हल्की है, यानी राजस्थान के लिए ही स्पेशली इस वैरायटी को बनाया गया है। अब हम अगर अगले हाइब्रिड के बारे में बात करें तो वो है राशि का 846। ये हाइब्रिड मीडियम से हैवी सॉइल के लिए, यानी भारी मिट्टी के लिए बनाया गया है। मीडियम मिट्टी में भी इसको बीज सकते हैं। और इस हाइब्रिड की एक खास बात ये है कि ये अर्ली मैच्योरिंग हाइब्रिड है, यानी ये अपनी लाइफ साइकिल को जल्दी खत्म कर लेता है। अक्टूबर तक ये निपट जाता है पूरा। इसको आप खेत को खाली कर सकते हो अक्टूबर लास्ट के अंदर। और किसान साथियों, इस चीज़ का ये फायदा होता है कि जो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी होती है, यूनिवर्सिटीज़ भी वही वैरायटियों को रिकमेंड कर रही है, वही हाइब्रिड को रिकमेंड कर रही है जो अर्ली मैच्योरिंग है, क्योंकि इस चीज़ से हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक उखेड़े से बच सकते हैं। जो वैरायटियाँ अर्ली मैच्योरिंग होती है उनमें टिंडे लगना जल्दी शुरू हो जाता है, और जिस टाइम तक जो रूट रोट डिजीज आती है उस टाइम तक उसमें कुछ हद तक टिंडे लगे हुए होते हैं। तो नुकसान होता तो है लेकिन कम होता है। इसके अलावा कंपनी क्लेम करती है कि इसके अंदर पेस्ट और डिजीज़ का इंसिडेंस कम है। अब कौन से पेस्ट और कौन सी डिजीज़ का इंसिडेंस कम है और किसके लिए ये सहनशील है, वो बात तो फिर आपको राशि से ही पूछनी होगी। हाँ, इसमें टिंडे का साइज़ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो किसान साथियों, अगर आपके खेत में मिट्टी अच्छी है और आपको एक अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी चाहिए तो आप राशि की इस वेराइटी के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अगली राशि के हाइब्रिड 776 के बारे में बात कर लेते हैं। ये हाइब्रिड पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों स्टेट के लिए रिकमेंडेड है। और इस हाइब्रिड की अंदर हाइट थोड़ी ज़्यादा जाती है और इसका प्लांट वेग्योर बहुत अच्छा होता है। इसकी दूसरी खूबी ये है कि इसमें चेन बीयरिंग बॉल्स होते हैं, यानी जो टिंडे होते हैं वो एक लाइन में लगते हैं, लड़ियों में लगते हैं। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये फाल होता है वो थोड़ा लेट उठाता है, यानी इसमें फूल आने थोड़े लेट शुरू होते हैं, टिंडे बनने भी थोड़ा लेट शुरू होते हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारे एरिया में उखेड़ा का कितना बड़ा प्रकोप रहता है। अगर उस टाइम उखेड़ा आ जाए तो इस वैरायटी में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए मैं जिन इलाकों में उखेड़े की समस्या ज़्यादा रहती है वहाँ पे इस वैरायटी को, या बोले तो इस हाइब्रिड को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अब हम अगले हाइब्रिड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि राशि की तरफ से है। राशि 773 अपने टाइम का बादशाह रहा है, लेकिन मेरा मानना है आज के लिए थोड़ा पुराना हो गया है। ये हाइब्रिड हरियाणा और पंजाब के लिए रिकमेंडेड था, ये राजस्थान के लिए रिकमेंडेड भी नहीं था कभी से। इसमें टिंडे शुरू से लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आज की कंडीशन के अंदर इससे अच्छे हाइब्रिड हमारे पास मार्केट में उपलब्ध हैं। सो मेरा मानना है कि आप इस हाइब्रिड के साथ ना जाके दूसरे किसी भी अच्छे हाइब्रिड के साथ जा सकते हैं। किसान साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जो फीडबैक मुझे फार्मर से मिले या जो फीडबैक हमारी रिसर्च में हमारे सामने आए हैं, हम उसी का इस्तेमाल करके आपको इनके रिव्यूज़ दे रहे हैं। किसान साथियों, इसके अलावा भी मार्केट के अंदर राशि के कई और बीज आते हैं, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं है कि हम उनको डिस्कस करें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नुजीवीडू के तरफ से आने वाले पॉपुलर 2 हाइब्रिड के बारे में। वैसे तो बहुत सारे हाइब्रिड आते हैं, लेकिन नॉर्थ जोन के लिए इनके 2 ये हाइब्रिड है। एक तो जिसमें है टैलेंट और दूसरा है सिमसिम।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैलेंट हाइब्रिड की। पिछले सालों में ये हाइब्रिड बहुत अच्छा साबित हुआ है, अच्छी हाइट उठाता है। इसके साथ साथ इसमें जो मोनोपोडिया होते हैं वो 1 से लेकर 2 तक होते हैं, और जो सिम्पोडिया होते हैं वो 27-28 के करीब होते हैं। अब ये मोनोपोडिया और सिम्पोडिया क्या होते हैं किसान साथियों? मोनोपोडिया वो ब्रांचेज होती है जिनके अंदर टिंडे नहीं लगते हैं। मोनोपोडिया ब्रांचेज आपको पौधे के नीचे दिखाई देगी, और जो सिम्पोडिया ब्रांचेज होती है उनके ऊपर टिंडे लगते हैं, और ये पौधे के ऊपर आपको नीचे भी दिखाई देगी और ऊपर भी दिखाई देगी। यानी जिन ब्रांचेस के ऊपर टिंडे लगे हुए होते हैं इनको सिम्पोडिया कहते हैं, और जिन पे टिंडे नहीं लगे होते उनको मोनोपोडिया कहते हैं। और बाकी इसकी फोटो आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं। इस हाइब्रिड की एक और खास बात यह है कि इसमें भी जल्दी फूल आना शुरू हो जाते हैं। लगभग लगाने के 1.5 महीने बाद में इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं और टिंडे नीचे से ही बनना शुरू हो जाते हैं। ये वैरायटी भी किसान साथियों सकिंग पेस्ट के लिए टॉलरेंट है, रेजिस्टेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज तक मार्केट में कोई वैरायटी है ही नहीं। लगभग जितने भी हाइब्रिड हैं लगभग सारे टॉलरेंट है सकिंग पेस्ट के लिए और लीफ कर्ल वायरस के लिए। अगर मैं मिट्टी की बात करूं तो ये मध्यम से हल्की मिट्टी के लिए सुटेबल है। तो चलिए किसान साथियों हम अपने अगले हाइब्रिड के बारे में बात कर लेते हैं। ये है नुजीवीडू का सिमसिम हाइब्रिड। कहने वाले किसान तो ये भी कहते हैं कि ये हाइब्रिड भी 926 को टक्कर देता है, लेकिन मेरे दूसरे फीडबैक्स मुझे ये बताते हैं कि इस हाइब्रिड के अंदर कहीं ना कहीं लीफ कर्ल वायरस का ज़्यादा अटैक आता है। और दूसरा इसके बारे में ये बोला जाता है कि ये वाटर डिमांडिंग हाइब्रिड है, यानी जितना आप पानी लगाओगे उतना ही अच्छे आपको रिजल्ट देता है। और अगर मैं टॉलरेंस के बारे में बात करूं तो ये सकिंग पेस्ट के लिए टॉलरेंट है, मतलब जो रस चूसक कीट होते हैं उनके लिए सहनशील है। इसके बारे में कंपनी रिकमेंड करती है कि अगर आप इस हाइब्रिड को अपने खेत में लगा रहे हो तो आप रो टू रो के बीच में लगभग 4 फीट का गैप रखिए और 2 प्लांट के बीच में लगभग 1.5 फीट का गैप रखिए। तो किसान साथियों हम अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है अजीत सीड्स। इसके भी नॉर्थ इंडिया में 2 पॉपुलर हाइब्रिड्स हैं, आते तो बहुत सारे हैं लेकिन 2 मोस्ट पॉपुलर है। उसमें एक तो 177 और दूसरा 155। तो सबसे पहले हम 177 के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी क्लेम करती है कि ये हाइब्रिड 140 से लेकर 160 दिन के बीच में पक के तैयार हो जाता है, और कंपनी ये कहती है कि इसकी हाइट लगभग 140 से लेके 155 सेंटीमीटर के आसपास जाती है। लेकिन मैंने फील्ड में देखा है कि इसकी हाइट 6 फीट से भी ऊपर चली जाती है। कंपनी क्लेम करती है कि 4.5 से 4.5 फुट के तकरीबन जाती है। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने वेबसाइट पे ऐसा क्यों लिख रखा है, लेकिन इसकी हाइट अच्छी खासी जाती है, 6 फीट तक ये लंबा मैंने होते हुए देखा है। हाँ, इसमें जो टिंडों का साइज होता है वो बड़ा होता है। इसमें जो एक एवरेज टिंडा होता है उसका वेट 6 से 6.5 ग्राम का होता है। बाकी वेराइटियों में यही वेट 5 से 5.5 ग्राम का होता है, जिसको हम मीडियम साइज का टिंडा कहते हैं। अगर ये वेट 6 से ऊपर जाता है तो टिंडे का साइज थोड़ा सा बड़ा हमें इसमें देखने को मिलता है। अब अगर हम इसकी मिट्टी के बारे में बात करें तो इस हाइब्रिड को आप जिस मन चाहे मिट्टी में लगा सकते हो, चाहे आप इसको नहरी क्षेत्र वाली ज़मीन में लगा रहे हो, चाहे आप इसको बिरानी ज़मीन में लगा रहे हो, चाहे कम पानी वाली ज़मीन में लगा रहे हो, हर तरह की मिट्टी के लिए सूटेबल है। और बीमारियों की बात करें तो इसमें लीफ रेडनिंग नाम की एक बीमारी आती है, उसके लिए इसमें सहनशीलता होती है। हालांकि बीमारी मेरे को ज़्यादा कभी हमारे एरिया में देखने को नहीं मिली, कुछ पाउचेज में आती है लेकिन ज़्यादा नहीं आती। लेकिन इस वैरायटी के अंदर इस चीज़ के लिए सहनशीलता है। और जो सकिंग पेस्ट होते हैं उनके लिए हाईली टॉलरेंट है। मतलब अगर दूसरी वैरायटियाँ, दूसरे हाइब्रिड ये बोल रहे हैं कि हमारी वैरायटी हाइब्रिड टॉलरेंट है, तो ये वाले बोल रहे हैं कि हमारी हाईली टॉलरेंट है। मैं किसान साथियों फिर बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंट तक कोई नहीं पहुँचे, टॉलरेंस पे ही खेल रहे हैं सारे के सारे। हाँ, फिर अगर हाईली टॉलरेंस है तो इसका मतलब हमें इसमें 1-2 स्प्रे तो कम करनी ही पड़ेगी कम से कम। अब किसान साथियों हम उस ज़मीन के बारे में बात कर लेते हैं जिस पे उखेड़ा आता है। क्या ये वैरायटी वहाँ पे सूटेबल है कि नहीं? तो मेरा मानना है कि जो 177 वैरायटी अजीत की, ये थोड़ा सा लेट फूल लगने इसमें शुरू होते हैं, थोड़ा सा लेट शुरू होते हैं। और अगर वैरायटी के अंदर थोड़े से लेट फूल लगना शुरू हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उखेड़े वाले टाइम जाके वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। इसलिए किसान साथियों इस वैरायटी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, टिंडों का साइज भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपके खेत में रेगुलरली उखेड़ा आता है तो आप इस वैरायटी को कम से कम अवॉइड कर सकते हैं। तो हम अजीत के अगले हाइब्रिड के बारे में बात कर लेते हैं। ये है 155। इस हाइब्रिड की खास बात ये है कि अर्ली मैच्योरिंग है, जो कि फ़ायदेमंद होता है उखेड़े वाली ज़मीनों के लिए। कंपनी क्लेम करती है कि हाइब्रिड 140 से 150 दिन के बीच में पक के तैयार हो जाता है, और प्लांट हाइट इसमें लगभग 177 जितनी है, यानी जो अजीत 177 हाइब्रिड आता है उस जितनी इसमें प्लांट हाइट होती है। और बाकी विशेषताएं जैसे ये भी हाईली टॉलरेंट है सकिंग पेस्ट के लिए, जैसे अजीत 177 है। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात होती है कि ये हाइब्रिड एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी ज़मीन में कभी कभार पानी की कमी आ गई या फिर कोई पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी आ गई,
उस न्यूट्रिएंट और उस पानी की कमी की स्ट्रेस की वजह से इस पौधे के अंदर पैदावार की कमी नहीं आती है। कंपनी क्लेम करती है कि इसकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो वाइडर है। वाइडर अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इसको हर तरह की मिट्टी और हर तरह के मौसम इन्वायरमेंट में हम लगा सकते हैं जहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है। तो किसान साथियों, अगर आपके क्षेत्र में कभी कभार पानी की कमी आ भी जाती है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इस वैरायटी के साथ जा सकते हैं, आपको अच्छी पैदावार जरूर देगी। हालांकि यहाँ पे पत्ता मरोड़ डिजीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जितने फार्मर फीडबैक्स मुझे मिले हैं वो सारे यही कहते हैं कि ये वैरायटी काफ़ी हद तक अच्छी है। तो किसान साथियों, अब एक दिग्गज हाइब्रिड के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, वाकई में ही पिछली साल ये हाइब्रिड बड़ा दिग्गज रहा है। कई जगह इसने रिकॉर्ड तोड़ पैदावार दी है और एवरेज पैदावार की अगर हम बात करें तो लगभग 12 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास इसकी एवरेज पैदावार रही है, जो कि बहुत अच्छी है। टाटा दिग्गज को हर तरह की मिट्टी में लगाया जा सकता है और सकिंग पेस्ट के लिए इसमें सहनशीलता भी बहुत अच्छी है। और अब हम इस हाइब्रिड की सबसे खास चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको कंपनी ने भी अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है। ये वैरायटी अर्ली ईल्ड के लिए बनी हुई है, यानी इसमें ईल्ड शुरू से ही देखने को मिलती है। लगभग 45 से 50 दिन के बाद इसमें फूल लगने शुरू हो जाते हैं और ये टिंडे जल्दी बनते हैं और ये जल्दी जल्दी आपको ईल्ड दे देती है। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, यानी इसमें हमें पैदावार बहुत जल्दी देखने को मिलती है और यही वैरायटी इसको सूटेबल बनाती है उस जगह के लिए जहाँ पे उखेड़े की शिकायत या फिर किसी भी तरह की बीमारी जैसे गुलाबी सुंडी या सकिंग पेस्ट के अटैक से या किसी भी तरह की और समस्याएं, वहाँ पे इस वैरायटी को आप प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छी पैदावार और जल्दी पैदावार देने वाली वैरायटी की तलाश में हो तो आप डेफिनेटली इस वैरायटी के साथ जा सकते हो। ये वाकई में आपको निराश नहीं करेगी। अब हम अपने नेक्स्ट बड़े सप्लायर के बारे में बात कर लेते हैं जो हाइब्रिड सीड के लिए काफ़ी पॉपुलर है मार्केट के अंदर। यह है महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यानी महिक। अब इसके भी दो हाइब्रिड हैं जो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। इसमें सबसे पहले तो है बलराज प्लस और दूसरा है परिंदा। तो सबसे पहले हम बलराज प्लस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी रिकमेंडेशन भी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों स्टेट के लिए है। इसमें मध्यम साइज के टिंडे होते हैं, टिंडे लड़ियों में लगते हैं और टिंडे अच्छे से भी खुलते हैं, जिससे चुगाई बहुत आसानी से हो जाती है। कंपनी ने सभी तरह की मिट्टी में इसकी सिफारिश की हुई है, यानी इसकी वाइडर अडेप्टेबिलिटी है। और किसान साथी, हाइब्रिड तो मैंने मेरे खुद के खेत में भी लगाया था और जिस टाइम मेरे एरिया के अंदर एवरेज पैदावार कॉटन की 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ रही थी, उस टाइम इसने मेरे खेत के अंदर लगभग 10-11 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार दी थी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि इसमें पत्ता मरोड़ रोग तो आता है, लेकिन उसका उत्पादन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यानी यह उसके लिए सहनशील है। और पेस्ट मैनेजमेंट की स्प्रे भी इसमें कम करनी पड़ती है, तो मैं डेफिनेटली आपको ये हाइब्रिड रिकमेंड कर सकता हूँ। किसान साथियों, अब मैं महिको के दूसरे हाइब्रिड जिसको हम परिंदा कहते हैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। ये हाइब्रिड भी हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तीनों स्टेट के लिए रिकमेंडेड है। इसमें भी लीफ कर्ल वायरस के लिए सहनशीलता है और जो टिंडे होते हैं वो चैन में लगते हैं, लड़ियों में लगते हैं। हाइब्रिड में भी किसान साथियों हाई यील्डिंग पोटेंशियल है। अगर आपकी खेत की मिट्टी अच्छी है और पानी की व्यवस्था सही है तो आप इस हाइब्रिड के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। किसान साथियों, ये यूट्यूब की शायद पहली वीडियो होगी जिसमें हर हाइब्रिड के बारे में इतना डिटेल्ड कंपेरिजन किया जा रहा है, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान साथियों, अपने लास्ट हाइब्रिड के बारे में भी बात कर लेते हैं जो यूएस एग्रो सीड्स की तरफ से आता है। इसके वैसे तो 3 हाइब्रिड आते हैं मार्केट में, एक तो यूएस 51 है, एक यूएस 71 है, एक यूएस 91 है, लेकिन आज हम बात करेंगे यूएस 91 की। उन दो हाइब्रिड भी लगभग सेम ही है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है कोई, ये सब इसके अपग्रेडेड वर्जन ही तो है। अगर हम यूएस 91 की बात करें तो एक अच्छा हाइब्रिड है, ज़मीन ताकतवर मांगता है, न्यूट्रिएंट डिमांडिंग हाइब्रिड है। अगर पानी की व्यवस्था, खाद पानी अच्छा से डाल सकते हो, ज़मीन तगड़ी है तो आपके साथ जा सकते हो, डेफिनेटली आपको इसमें यील्ड मिलेगी। तो किसान साथियों, अब हम आइडियल टाइम के बारे में बात कर लेते हैं कि बिजाई का सही समय क्या है। किसान साथियों, वैसे तो ये वीडियो 10 दिन लेट ही बन रही है, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था पहले। आप मान के चलिए कि 11-12 अप्रैल से लेके 10 या 15 मई के बीच तक का जो टाइम होता है वो कॉटन के लिए सबसे सुटेबल टाइम होता है। और मैंने किसी भी हाइब्रिड की यहाँ पे आपको पैदावार नहीं बताई। पैदावार इसलिए नहीं बताई कि सबकी पैदावार का जो पोटेंशियल है, जिसको हम यील्ड पोटेंशियल बोलते हैं, वो 11 क्विंटल से लेकर 15 क्विंटल के बीच में ही है। यानी सारे के सारे हाइब्रिड जितने भी हैं वो सारे अच्छी पैदावार देते हैं। बस बात ये रहती है कि हमारी ज़मीन किस तरह की है और किस तरह का हाइब्रिड हमें इस ज़मीन में लगाना चाहिए, उसके बारे में मैंने डिटेल्ड से आपको बता दिया है। आप अपने विवेक से इस पर फैसला कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि मार्केट में अभी तक ऐसा कोई बीज है ही नहीं जो ये बोल दे कि ये गुलाबी सुंडी के लिए रेजिस्टेंट है।
इसलिए हमारे पास चारा सिर्फ यही है हाल फिलहाल कि हम हमारे खेत को अच्छे से मैनेज करें, मिट्टी के हिसाब का हाइब्रिड लेके आएँ, उसकी अच्छे से देखभाल करें, खादों का नियंत्रण करें ताकि सकिंग पेस्ट कम से कम आए। स्प्रे पर स्प्रे ना करो, कम से कम स्प्रे करो ताकि जो पॉपुलेशन है पेस्ट की वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे रहे। ऐसा मत करो कि भाई मेरे को तो सारे खत्म कर देना, वो वाला काम नहीं होता है। बाकी आशा करता हूँ कि किसान साथियों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसी वीडियो हमारे इस चैनल पे आती रहेगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू।